हम उस आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिनके खलीफा अमरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे थे। मेरे दोस्तों, हजरत उमर के वक्त सबसे ज्यादा फतवात हुई मेरे दोस्तों, और इस्लाम की सरजमी इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी और आधी दुनिया मुसलमान हो गई मेरे दोस्तों। ये देखकर उस वक्त का सुपर पावर ईरान उस वक्त का सुपर पावर मेरे दोस्तों ईरान हुआ करता था। ईरान का काशिफ मदीने पहुंचता है हजरत उमर को ढूंढते हुए, और वहां के लोगों से पूछता है कि तुम्हारे बादशाह का महल कौन सा है, तुम्हारे बादशाह का घर कौन सा है। मेरे दोस्तों, वहां के लोग हंसने लगते हैं। कौन सा बादशाह, कैसा महल? अगर हजरत उमर को ढूंढना है तो मदीने की गलियों में ढूंढो, अगर वहां भी ना मिले तो मस्जिद नबी चले जाना। मेरे दोस्तों, काशिफ उन्हें ढूंढते ढूंढते मस्जिद नबी पहुंचता है, और वो देखता है कि कड़ी धूप में एक खजूर के छाए के नीचे एक शख्स बेखबर सो रहा है, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी फोर्स के। मेरे दोस्तों, क्या उस वक्त हजरत उमर के दुश्मन नहीं थे? थे मेरे दोस्तों। क्या उस वक्त साजिशें नहीं थी? मेरे दोस्तों। क्या उस वक्त कुफ्फार नहीं थे मेरे दोस्तों। लेकिन मदीने के रियासत में अमन था मेरे दोस्तों, मदीने के रियासत में इंसाफ था, मदीने के रियासत में साजिशें नहीं थी। वहां के लोगों का ज़मीर मुतमईन था, इसलिए वो अपने अल्लाह पे भरोसा कर बेखबर होकर सो रहे थे। ऐसे ही इस दौर में मेरे दोस्तों हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह पे भरोसा करके आपके बीच में आया है, और आप तमाम अवाम के बीच में गली गली कूचे कूचे डगर डगर आपको इंसाफ दिलाने आया है। उस अल्लाह पर भरोसा कर मेरे दोस्तों, आज ये फिरका परस्त ताकतें उन्हें झुकाना चाहती है। उन्हें यह बता दो कि हमारे कायद को सिर्फ अल्लाह का डर है, तुम्हारा डर नहीं। मेरे दोस्तों, जब जब हक की आवाज उठाई जाती है तो मुखालफत शुरू हो जाती है, मुखालिफ खड़े हो जाते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हक की आवाज उठाई थी मेरे दोस्तों, तो नमरूद ने उनके लिए लौ जलाया था, और वो लौ 3 दिन तक जलता रहा मेरे दोस्तों। ये देखकर एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भरकर लाती थी और उस लौ पर गिरा देती थी। ये देखकर तमाम चरेत परेत और मखलूक लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम नमरूद का लौ बुझाओगी। तो मेरे दोस्तों, चिड़िया ने कहा, नहीं नहीं, मैं नमरूद का लौ तो नहीं बुझा सकती, लेकिन जब मैं कयामत के मैदान में अपने रब के सामने खड़ी होंगी तो मैं ये कह सकूंगी कि मैंने वो नफरत की आग बुझाने की कोशिश करी थी। मेरे दोस्तों, ऐसे ही जब हमारा कायदान हक की आवाज उठा रहा है, ऐसे ही जब हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक की आवाज उठा रहे हैं, तो मुखालिफ खड़े हो गए हैं, तरह तरह के जुमले पेश कर रहे हैं कि मजलिस आई है, ओवैसी साहब आए हैं, बीजेपी को मजबूती मिलेगी। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, हम किसी को मजबूती देने नहीं आए, हम अपना इंसाफ देने आए हैं। अब वक्त हमारा है, आओ मिलकर इस हक की आवाज को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम भी कयामत के मैदान में अपने रब के सामने खड़े होकर ये कह सके कि हमने भी हक की आवाज उठाई थी। उठाएंगे ना आप लोग हक की आवाज? पीछे वाले थोड़ा जोश में आके उठाएंगे ना हक की आवाज? माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, 70 साल हो गए हमारी आजादी को। क्या आपको लगता है सही मायने में हम आजाद हैं? नहीं मेरे दोस्तों, हम आजाद नहीं। सही मायने में अगर हिंदुस्तान में किसी को आजादी मिली है तो वो आरएसएस को मिली है, बजरंग दल को मिली है, विश्व हिंदू परिषद को मिली है, गौ रक्षा दल को मिली है। हमें मिली है तो मेरे दोस्तों सिर्फ गुलामी की जंजीरें। मेरे दोस्तों, सही मायने में ये आजाद हैं। ये चाहे तो अखलाक को मार दे, ये चाहे तो मिन्हाज को मार दे, ये चाहे तो गाय के नाम पर हमारा खून बहा दे, ये चाहे तो हमारी घर वापसी करवा दे, ये चाहे तो हमें पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि मेरे दोस्तों ये आजाद है, हम आजाद नहीं। मेरे दोस्तों, आज हमारे हिंदुस्तान में ना ही
हमारी कलम आजाद है, ना ही हमारी जुबान आजाद है, सबसे बढ़कर तो हमारा मईशत आजाद नहीं मेरे दोस्तों। यहाँ पर बोलने पर पाबंदी, सोचने पर ताजीरें, पैरों में आज भी है गुलामी की जंजीरें। मेरे दोस्तों, उठकर दर्दमंदों का सुबह शाम बदलो तुम, और जिसमें हम नहीं शामिल वो निजाम बदलो तुम। मेरे दोस्तों, आज ये फिरका परस्त हमारे हिंदुस्तान की जमीन को जागीर और हम मुसलमानों को गुलाम समझते हैं। मैं इन्हें बता देना चाहता हूं, अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तबलीग और यहूद के टुकड़ों पे पलता, बैतुल मक़दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं नहीं मेरे दोस्तों, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इस्राइली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तू कैसे ना देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। हमें हिंदुस्तान में इन फिरका परस्तों से कौन आजादी दिलाएगा? कौन आजादी दिलाएगा? थोड़ी तेज और पीछे वाले नहीं बोल रहे। कौन आजादी दिलाएगा मेरे दोस्तों? खड़े होकर बोलिए, कौन आजादी दिलाएगा? आजादी दिलाएगी, आजादी दिलाएगा मेरे दोस्तों इस गुलामी की जंजीरों से। मेरे दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। जब 70 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था तो हम मासूम मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था मेरे दोस्तों, और जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना था, राजीव गांधी को अपना नेता माना था, इंदिरा गांधी को अपना नेता माना था। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कांग्रेस ही थी जिसने आज हम मुसलमानों को इस हाल पे लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस कांग्रेस ने ही फिरका परस्त ताकतों को इतनी ताकत दी कि हम मासूम मुसलमानों पे जुल्म कर सके। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए, इनका दौर था, ये चाहते तो आरएसएस को बैन कर देते, ये चाहते तो बजरंग दल को बैन कर देते, ये चाहते तो विश्व हिंदू परिषद को बैन कर देते, लेकिन नहीं नहीं मेरे दोस्तों, इन्होंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि ये चाहते थे कि हम मुसलमानों पे जुल्म हो और ये हमसे हमदर्दी बांटे। मेरे दोस्तों, इन्होंने हमदर्दी तो बांटी, लेकिन कभी हमारा दर्द कम करने की कोशिश ना करी। हमारे दर्द पे मरहम लगाने के बजाय उस पर राजनीति की रोटियां सेकी है मेरे दोस्तों कांग्रेस ने। मेरे दोस्तों, बताइए, अगर 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत रोक दी गई होती तो शायद इन फिरका परस्तों में इतनी ताकत ना आती कि हम मजलूम मुसलमानों पे जुल्म कर सके। मेरे दोस्तों, अगर ये गुजरात के कातिलों को जेल में भेज देते तो आज गुजरात के कातिल गद्दी पे ना बैठे होते मेरे दोस्तों। अब इनकी नस्लें जगह जगह पैदा हो गई हैं मेरे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सपा के रूप में, बसपा के रूप में, बिहार में आरजेडी जेडीयू के रूप में, आपके महाराष्ट्र में एनसीपी के रूप में, और ये तमाम लोग और हम मुसलमान सेकुलरिज्म के नारे को लेकर इनका झंडा उठाते हैं, इनके नारे लगाते हैं, और ये लोग उन फिरका परस्त ताकतों को इतनी ताकत देते हैं कि वो हम पर जुल्म कर सके मेरे दोस्तों। जरा सोचिए, सेकुलरिज्म का नारा भरने वाले उत्तर प्रदेश के मुलायम यादव को जब मुजफ्फरनगर में हमारे लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोगों का खून बहा, क्यों चुप थी मुलायम सरकार? क्यों कोई अल्फाज नहीं खोले अखिलेश ने? क्योंकि मेरे दोस्तों, ये लोग नहीं चाहते कि हम मुसलमानों को इंसाफ मिले, ये चाहते हैं कि हम मुसलमान वहीं पर रहे जहां पर पहले थे। ये हमें दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, ताकि हम इनका दामन पकड़ कर चले मेरे दोस्तों। सिर्फ मुसलमानों को टिकट दे देने से और लीडर बना देने से नेता नहीं होता मेरे दोस्तों। आपके यहां भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर होंगे, सबको टिकट दी, सब नेता बने मेरे दोस्तों। जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में उन 70 मुस्लिम विधायकों के
मेरे दोस्तों, ऐसे ही आपके यहां पर भी बहुत सारे मुसलमान नेता होंगे, लेकिन कभी ये आपकी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनको उन नेताओं जी को खुश करना है। लेकिन मजलिस का नेता बनाओगे तो मजलिस अल्लाह को खुश करने के लिए काम करेगी आपके लिए। जब मजलिस का लीडर बनकर आएगा, मेरे दोस्तों, जब मजलिस का लीडर बनकर आएगा तो इंशाअल्लाह आप देखना, आपके महाराष्ट्र में, मेरे दोस्तों, आपके महाराष्ट्र में दो शेर हैं हमारे, दो मर्दे मुजाहिद, वारिस पठान साहब, इम्तियाज जलील साहब। आज किसी भी कोने में कोई बात हो जाती है तो वो असेंबली को हिलाकर रख देते हैं। मेरे दोस्तों, जब ऐसे ही आप मजलिस के और लीडर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ऐवान असेंबली में हम मुसलमानों की आवाज गुंजाने वाला कोई होगा। मेरे दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस होता है, हमारे दिल्ली के पास ही कुछ ही दूर दादरी के अंदर इन जालिमों ने, इन फिरका परस्तों ने, इन भगवाओं ने अखलाक का कत्ल कर दिया था। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए उस मासूम अखलाक के बारे में, कितना तड़पा होगा वो जब उसके ऊपर लाठियों और डंडे से उसकी हड्डी चकनाचूर करी जा रही होगी, उसकी कमजोर भेदे की हड्डी चकनाचूर होकर अंदर घुस रही होगी। मेरे दोस्तों, और मैंने सुना है कि मरते वक्त प्यास बहुत लगती है, तो मेरे दोस्तों, उसने प्यास के लिए, पानी के लिए गुहार भी लगाई होगी, लेकिन इन जालिमों ने पानी को छोड़ो, उसकी बॉडी को रोड पर घसीटना शुरू कर दिया, उसका तमाशा बनाना शुरू कर दिया। और आज हमारे कातिलों को ये लोग और ये सरकार मुआवजा दे रही है, सरकारी नौकरियां दे रही है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है मेरे दोस्तों हम मुसलमानों के साथ? ये नाइंसाफी है हमारे साथ। मेरे दोस्तों, यहीं तक बात नहीं ठहर जाती। मेरे दोस्तों, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस मां के दर्द को। मेरे दोस्तों, मेरी आंखें ठहर जाती है मुजफ्फरनगर और गुजरात के दंगों पर। जरा सोचिए, आज हम यहां पर बैठे हैं, हम भी किसी मां के लाल हैं, हम भी किसी मां के बेटे हैं। उस मां का दर्द क्या होगा जब उसके सामने उसके बेटे का कत्ल कर दिया गया होगा, उसे लहूलुहान कर दिया गया होगा। मेरे दोस्तों, याद करिए उस बेटी का दर्द क्या होगा जब उसके सामने उसके बाप का कत्ल कर दिया गया होगा। वो बेटी चीख चीख कर कह रही होगी, अब्बा तुम तो मेरी डोली उठाने वाले थे, अब मैं तुम्हारा जनाजा कैसे उठाऊं। मेरे दोस्तों, जरा याद करिए उस भाई का दर्द क्या होगा जो अपनी बहन की इज्जत और अजमत की हिफाजत करने की कसम खाता है। जब उसके सामने उसकी बहन की अजमत और इज्जत लूटी जा रही होगी तो उस भाई का दर्द क्या होगा। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए उस बाप का दर्द क्या होगा जो अपने जवान औलाद का जनाजा अपने कंधे पे लिए डोल रहा होगा। मेरे दोस्तों, यूं कब तक हम मातम मनाते रहेंगे? क्यों अब तक अपने को खोते रहेंगे? अब वक्त आ चुका है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, आपका कायद हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं। हम इनकी आवाज को बुलंद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जालिम हम पे जुल्म ना कर सकेंगे। मेरे दोस्तों, बताइए मेरे दोस्तों, हुई है ना हमारे साथ नाइंसाफी? आप सहमत हैं मेरी बात से? हाथ खड़े कर बोलिए, आप तमाम लोग मस्जिद के साथ हैं ना? और ऐसे ही मेरे दोस्तों, आप ही नहीं, तमाम लोगों को बताओ कि हक की आवाज कौन उठा रहा है, जिसे बुलंद कौन कर रहा है। जब आप लोग सबको बताओगे तभी मजलिस कामयाब होगी, और जिस दिन मजलिस कामयाब होगी तो इंशाअल्लाह हमें ये बात कहने की नौबत ना आएगी। मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, आज बहुत बुरा हाल है सबका, मुसलमानों का भी और बाकी तमाम लोगों का। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने काम ही कुछ ऐसा किया है। मुझे भी ट्रेन में खुले पैसे बचा के आने पड़ रहे थे मेरे दोस्तों, कहीं कुछ सामान खरीद पाऊंगा नहीं। आज से तो 500 और 1000 का नोट भी बंद कर दिया है। तो मेरे दोस्तों, हमारे वजीर आजम हमारे देश को बदलना चाह रहे हैं।
इन्होंने एक सभा से ऐलान किया था कि मैं 21वीं सदी में और इस 21वीं सदी में महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहता हूं। तमाम मुसलमान महिलाओं को मैं अधिकार दिलाऊंगा। मेरे दोस्तों, पहले तो मैं आपको इनकी 21वीं सदी बताता हूं कि इनकी 21वीं सदी में क्या चल रहा है, फिर महिलाओं का अधिकार की भी बात करूंगा। मेरे दोस्तों, आज इस 21वीं सदी में मेरे दोस्तों, एक घोटाले को छुपाने के लिए दूसरा घोटाला कर दिया जाता है। एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरा मुद्दा उठा दिया जाता है। मेरे दोस्तों, ये 21वीं सदी है वजीर आजम की। इस 21वीं सदी में कोई सच्चाई की तर्जुमानी करता है तो उसे एक डर रहता है कहीं कुछ भगवा उसके घर में ना आ जाए, उसकी किचन में घुसकर उसकी सब्जी को बीप बीप बताकर उसका कत्ल न कर दे। मेरे दोस्तों, इस 21वीं सदी में आज मुसलमानों को एक डर रहता है कहीं रोड पर चलते हुए कुछ कानून के नुमाइंदे आकर उन पर दहशतगर्द का इल्जाम न लगा दे, उन्हें आतंकवादी साबित करके उनका इनकाउंटर न कर दे। ये 21वीं सदी है आपकी वजीर आजम, ये 21वीं सदी है आपकी वजीर आजम। मेरे दोस्तों, इस 21वीं सदी में किसी की बताई हुई कीमत उसके मुंह पर मारो तो वो अपना ज़मीर बेच देता है, वो डॉक्टर है तो मरीज का गुर्दा बेच देता है, और वो नेता है तो आवाम के सपने बेच देता है। ये 21वीं सदी है मेरे दोस्तों, ये 21वीं सदी है। पहले आप 21वीं सदी को बदलो वजीर आजम। महिलाओं के अधिकार तो बाद में बात करना। और मेरे दोस्तों, मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा अब अपनी धर्मपत्नी को छोड़ने वाला हमें महिलाओं के अधिकार बताए। नारा लगा दीजिए मजलिस के नाम का। कहां गया जोश आपका? अरे दिल्ली से आया हूं भाई, जोश तो देखूं मलकापुर वालों का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे दोस्तों, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा अब अपनी धर्मपत्नी को छोड़ने वाला महिलाओं के अधिकार बताएगा। शायद वजीर आजम को यह नहीं पता मुसलमानों का ईमान और शरीयत इतना कमजोर नहीं कि तुम ऐसे ही बदल दोगे। मुसलमानों का शरीयत बदलने के लिए तुम 56 इंच की छाती नहीं, तुम्हारी 72 इंच की छाती भी कम पड़ेगी वजीर आजम। और मैंने एक नया नाम सुना है यहाँ पर, अघाड़ी। अघाड़ी 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 वो मेरे ख्याल से पिछली बार अकबर भाई आए तो उन्हें दावत देकर गए थे हैदराबाद आने का। वही अघाड़ी है ना? आए नहीं अभी तक हैदराबाद में। कह के गए थे, मैं शेर, मैं तेरे पास आया, तू शेर तो हैदराबाद आके दिखा। आया नहीं अभी तक। यह अघाड़ी का मतलब क्या होता भाई? अच्छा, नए नए नाम है हर स्टेट में, नए नए नाम है। नए नए नाम है मेरे दोस्तों। होगी कोई अघाड़ी अघाड़ी, मुझे समझ में नहीं आता, मगर मैं इनको बीजेपी और शिवसेना के नाम से जानता हूं शायद। मैं तो बोल नहीं सकता, अकबर भाई जवाब देकर चले गए थे इनका। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम मुसलमानों का क्या हाल है। ऐसे हिंदुस्तान में दिल्ली, जो हिंदुस्तान की राजधानी कही जाती है मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, वहां से एक मां के दिल के टुकड़े को गायब
कौन सा संघ है? एबीपी। मेरे दोस्तों, एबीपी संघ जिसने नजीब को आज से कुछ महीने पहले मारा था, और ना ही पुलिस वालों ने कंप्लेंट लिखी, ना ही हॉस्पिटल वालों ने मेडिकल किया, और उसके कुछ दिन बाद नजीब गायब हो गया। मेरे दोस्तों, आज नजीब को गायब हो गए महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार और आपकी अघाड़ी सरकार एक मुसलमान मां का दर्द नहीं समझ पा रही। मेरे दोस्तों, वो मां भूखे प्यासे दिल्ली के सड़कों पर रो रही है। मेरे दोस्तों, वो सिर्फ नजीब की मां नहीं है, वो हम तमाम मुसलमानों की मां है। वो हम तमाम मुसलमानों की मां है। मेरे दोस्तों, याद रखिए, आज अगर हम इस दर्द को ना समझेंगे, आज हम इस मौत को ना समझेंगे, तो मेरे दोस्तों शायद आगे आने वाले वक्त में हमारे साथ भी एक एक कर ऐसा ही होता रहेगा और कोई हमारी आवाज नहीं उठाएगा। एक मर्द मुजाहिद जो हैदराबाद की सरजमी से बाहर आकर आप मुसलमानों को हक दिलाने आया है। मेरे दोस्तों, तो ये लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। अरे देखो देखो, वैसी आ गया, भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे मेरे दोस्तों, इन्हें बताओ, ये भड़काऊ भाषण नहीं है, ये हम मजलूम मुसलमानों की आवाज है, हमारे इंसाफ की आवाज है, दलित पिछड़ों की आवाज है। अगर तुम इससे भड़कते हो तो भड़कते रहो। भड़काऊ भाषण कहते हैं। अगर कोई हक की आवाज उठा दे तो भड़काऊ भाषण हो गया। उनके भड़काऊ भाषण से डर नहीं होता इन्हें, उन्हें यह डर रहता है अगर असदुद्दीन ओवैसी कहीं पर जाएगा तो लोगों का मजमा कैसा होगा। हम तो हेलीकॉप्टर से उतरकर भी वहां पर मजमा इकट्ठा नहीं कर पाते। इनका तो नाम सुनते ही लोगों के दिल में जज्बात पैदा हो जाते हैं और पैदा भी होने चाहिए। मेरे दोस्तों, क्योंकि मजलिस शेरों की जमात है, डरने और घबराने वालों की नहीं। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए ऐसे मर्द मुजाहिद पे जो आज हमारे हिंदुस्तान में एमपी और एमएलए बनने के बाद ये लोग बड़ी बड़े ऑफिस बनाकर, बड़ी बड़ी कुर्सियां लगाकर वहां पर बैठकर आवाम के मसलों को हल करते हैं। वहीं पर हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद की सरजमी में दारुस्सलाम में कड़ी धूप में एक पंखे के नीचे बैठकर आप तमाम आवाम के मसलों को हल करता है। मेरे दोस्तों, ये सच्चाई है मजलिस की, ये सच्चाई है मजलिस की। मेरे दोस्तों, और हमारे मरहूम सालारे मिल्लत जनाब सलाउद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मेरे दोस्तों, उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि संडे के दिन भी दारुस्सलाम की छुट्टी ना होगी, क्योंकि मजदूर तबके का, मजदूर लोग, उनकी छुट्टी होती है। वो उस दिन आकर दारुस्सलाम में अपने मसले रख सकेंगे और उन मसलों को हल किया जा सकेगा। मेरे दोस्तों, ये मजलिस है जो आवाम के बारे में सोचती है, उनके इंसाफ के बारे में सोचती है, उनके हक के बारे में सोचती है। मेरे दोस्तों, आज हैदराबाद की सरजमी पर मैं अभी आया हूं हैदराबाद से। मैं 18 तारीख को हैदराबाद की सरजमी पर था। मैंने देखा आज हैदराबाद विकास के मामले में और एजुकेशन के मामले में कितना आगे जा चुका है। ये सिर्फ मजलिस की बदौलत है। मेरे दोस्तों, आज मजलिस एजुकेशन के लिए हमारे कायद ने वहां पर एमबीए कॉलेज बनवा रखा है। मेरे दोस्तों, एमसीए कॉलेज बनवा रखा है, आर्किटेक्चर कॉलेज बनवा रखा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज बनवा रखा है, बी फार्मेसी कॉलेज है, सी फार्मेसी कॉलेज है और बहुत सारे स्कूल गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए। मेरे दोस्तों, ये मजलिस है और यही विकास वो महाराष्ट्र में करने आए हैं, आपके मलकापुर में करने आए हैं। तो बताइए मेरे दोस्तों, इस विकास के साथ आप हैं या नहीं? बैठे हैं हमारे कैंडिडेट यहां पर, आप इनको कितने ज्यादा वोटों से जिताइएगा बताइए। घर का एक एक वोट। 27 तारीख को इलेक्शन है सर, 27 तारीख को मेरे दोस्तों सुबह उठकर तमाम लोग और अपने आस पड़ोस, बगल अगल हर एक इंसान को मजलिस की दावत देंगे और पतंग के सामने वाला निशान दबाकर
मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। मैं सफर करके अभी डायरेक्ट आपके पास ही आया हूँ। इंशाअल्लाह कल का भी प्रोग्राम है, परसों का भी प्रोग्राम है। आप तमाम लोगों को दावत है, आप लोग आइए और मजलिस को मजबूत करिए। और हमारे जो कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हैं, हमारे शहजाद खान भाई साहब, एक बार भाई खड़े हो जाइए। मेरे कैंडिडेट जो भी हैं, एक बार मेरे दोस्तों इनके लिए नारा बुलंद कर दीजिए, नारा तकबीर। दोस्तों जाने का वक्त है, एक बार सारे हाथ खड़े करके। मेरे दोस्तों अभी हमारे प्रभाकर पारदेस साहब भी आए हैं, तो मैं आप लोगों से इजाजत लेते हुए एक बार हाथ खड़े होकर नारा लगाइए।